हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर। आज हम एलएलबी फर्स्ट ईयर पेपर 1.5 एनवायरमेंटल लॉ अर्थात पर्यावरण विधि विषय पर चर्चा करेंगे। एनवायरमेंटल लॉ के अंतर्गत हमारे द्वारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अर्थात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का अध्ययन किया जा चुका है और हमारे द्वारा पूर्व के व्याख्यानों में द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 का अध्ययन प्रारंभ किया जा चुका है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इस अधिनियम में कुल 8 अध्याय और 64 धाराएं हैं, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा अध्याय 6 तक अध्ययन किया जा चुका है। अर्थात हमारे द्वारा अध्याय 6 और धारा 1 से लेकर 40 तक अध्ययन किया जा चुका है। आज हम अध्याय 7 प्रारंभ करने जा रहे हैं। अध्याय 7 का शीर्षक है शास्तियाँ और प्रक्रिया, पेनाल्टीज एंड प्रोसीजर। अध्याय 7 में धारा 41 से लेकर धारा 50 तक शास्तियों और प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम के संबंध में प्रावधान बताए गए हैं। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जल प्रदूषण का निवारण एवं नियंत्रण करना है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन जो भी आदेश व निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन एवं निर्वहन करना संबंधित व्यक्ति, अधिकारी, प्राधिकारी व कर्मचारी का विधिक कर्तव्य है। यदि वह इनकी अवहेलना करता है तो अध्याय 7 के अंतर्गत उस पर विभिन्न प्रकार की शास्तियाँ आरोपित की जा सकती है। अब हम अध्याय 7 प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले है धारा 41, सेक्शन 41। धारा 20(2)(3) के अधीन निर्देशों या धारा 31(1)(c) के अधीन जारी किए गए आदेशों या धारा 33(2) या धारा 33(क) के अधीन जारी किए गए निर्देशों का अनुपालन करने में असफलता। धारा 41 की उपधारा 1 के अनुसार जो कोई धारा 20 की उपधारा 2 व 3 के अधीन दिए गए निर्देशों का पालन ऐसे समय के भीतर जो निर्देश में विनिर्दिष्ट किया जाए करने में असफल रहता है, वह दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसी अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता के दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है तो 5,000 रुपये तक हो सकेगा, दंडनीय होगा। उपधारा 2 के अनुसार जो कोई धारा 32(1)(c) के अधीन जारी किए गए किसी आदेश का या धारा 33(2) के अधीन किसी न्यायालय द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश का या धारा 33(क) के अधीन जारी किए गए किसी निर्देश का पालन करने में असफल रहेगा, वह ऐसी असफलता के संबंध में ऐसी दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष
और 6 माह से कम की नहीं होगी, किंतु जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। और यदि असफलता जारी रहती है तो ऐसी अतिरिक्त जुर्माने से जो प्रथम असफलता के लिए दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है 5,000 रुपये तक का दंडनीय होगा। अब है उपधारा 3। यदि उपधारा 2 में निर्दिष्ट असफलता दोष सिद्धि की तारीख के पश्चात 1 वर्ष की कालावधि के पश्चात भी जारी रहती है तो अपराधी कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब है धारा 42 कतिपय कार्यों के लिए शास्ति पेनाल्टी फॉर सर्टेन एक्ट्स। यह धारा बोर्ड के कार्यों में व्यवधान डालने के कारण दंड से संबंधित है। उपधारा 1 के अनुसार जो कोई बोर्ड के प्राधिकारी के द्वारा या अधीन भूमि पर लगाए गए किसी स्तंभ, थंब, खूंटे को या प्रस्तुत अंतर्लिखित या रखी गई किसी सूचना या अन्य पदार्थ को नष्ट करेगा, गिराएगा, हटाएगा, क्षति पहुंचाएगा या विरूपित करेगा अथवा बोर्ड के आदेशों या निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में बाधित करेगा अथवा बोर्ड के किसी संक्रम या संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा अथवा बोर्ड के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को ऐसी कोई जानकारी देने में असफल रहेगा जिसकी वह अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे अथवा धारा 31 के अधीन किसी दुर्घटना या अन्य अकल्पित कार्य या घटना के होने की सूचना उस धारा द्वारा यथा अपेक्षित बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों या अभिकरणों को देने में असफल रहेगा अथवा कोई ऐसी जानकारी देने में जिसका दिया जाना उससे इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित है, जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है। धारा 25 एवं 26 के अधीन कोई सहमति प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए जानते हुए या जानबूझकर ऐसा कथन करता है जिसका कोई महत्वपूर्ण अंश मिथ्या है, वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। उपधारा 2 के अनुसार जहां धारा 25 एवं 26 के उपबंधों के अनुसरण में सहमति देने के लिए मीटर या प्रमापी या अन्य नापने या मॉनिटर करने की युक्ति अपेक्षित है और ऐसी युक्ति का प्रयोग उन उपबंधों के प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहाँ कोई व्यक्ति जो जानते या जानबूझकर ऐसी युक्ति को परिवर्तित करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है जिससे वह सही मॉनिटर या नाप न कर सके, तो वह कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। अब है धारा 43 सेक्शन 43 धारा 24 के उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति
जो कोई धारा 24 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष और 6 माह से कम की ना होगी किंतु जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। धारा 44 धारा 25 या 26 के उल्लंघन के लिए शास्ति। जो कोई धारा 25 या 26 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष और 6 माह से कम की न होगी किंतु जो 6 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। अब है धारा 45 सेक्शन 45 पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात वर्णित शास्ति। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो धारा 24, 25 या 26 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है उन्हें उस उपबंध के उल्लंघन के किसी अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चातवर्ती दोष सिद्धि पर कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष से कम की ना होगी किंतु जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा। परंतु इस धारा के प्रयोजन के लिए उस अपराध के लिए जिसके लिए दंड दिया जा रहा है किए जाने से 2 वर्ष से अधिक पूर्व की किसी दोष सिद्धि का संज्ञान नहीं किया जाएगा। अर्थात इस धारा में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को धारा 24, 25 या 26 के अधीन किसी अपराध के उल्लंघन के लिए एक बार धारा 43 या धारा 44 में दंडित किया जा चुका है यदि वह पुनः इन्हीं धाराओं के उल्लंघन के संबंध में कोई अपराध करता है तो ऐसे अपराध के लिए धारा 43 या 44 में वर्णित दंड की बजाय उसे धारा 45 के अधीन वर्णित दंड दिया जाएगा जो कि कम से कम 2 वर्ष या जो कि कम से कम 2 वर्ष तथा अधिक से अधिक 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकेगा। और इस प्रकार का दंड देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि पूर्व दोष सिद्धि 2 वर्ष से अधिक पुरानी न हो। अब है धारा 45 क अधिनियम के कतिपय उपबंधों के उल्लंघन के लिए शास्ति। इसके अनुसार जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निर्देश का अनुपालन करने में असफल रहेगा जिसके लिए इस अधिनियम में अन्यत्र किसी शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है वह ऐसे कारावास से जो 3 मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो 10,000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा और उल्लंघन या असफलता जारी रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए दोष सिद्ध किए जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या ऐसी असफलता जारी रहती है 5,000 रुपये तक हो सकेगा दंडनीय होगा। अर्थात प्रतिदिन 5,000 रुपये तक अतिरिक्त जुर्माने से दंडनीय होगा। अब है धारा 46 सेक्शन 46 अपराधियों के नामों का प्रकाशन पब्लिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ ऑफेंडर्स। यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अधीन किसी अपराध के लिए दोषित किया गया कोई व्यक्ति बाद में उसी प्रकार का कोई अपराध करता है
तो न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह द्वितीय या पश्चातवर्ती दोष सिद्धि होने के पूर्व अपराधी का नाम और उसका निवास स्थान, अपराध और अधिरोपित शास्ति, अपराधी के खर्चे पर ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसी अन्य रीति में प्रकाशित कराए जैसा न्यायालय निर्देश करे, और ऐसे प्रकाशन का खर्चा दोष सिद्धि में होने वाले खर्चे का भाग समझा जाएगा, और वह उसी रीति से वसूलनीय होगा जैसा जुर्माना वसूल किया जाता है। अर्थात इस धारा में प्रदूषण संबंधी अपराधों तथा अपराधियों की जानकारी आम जनता तक पहुँचे, इस दृष्टि से अपराधियों के नामों के प्रकाशन संबंधी विशेष और अनूठे प्रावधान बताए गए हैं। इस धारा में प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किया जाता है तथा वही व्यक्ति दूसरी तीसरी बार या आगे अपराध चालू रखता है, तो न्यायालय उसके बारे में उसके खर्चे पर उसे अन्य बात दोष सिद्ध करने से पूर्व उसकी सूचनाएं समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का निर्देश दे सकेगा, जिसमें अपराधी का नाम, उसका निवास स्थान, अपराध, अधिरोपित शास्ति अर्थात दिया गया दंड के बारे में प्रकाशन किया जा सकेगा, और ऐसे प्रकाशन पर आने वाला खर्चा दोष सिद्ध में होने वाले खर्चे का भाग समझा जाएगा और इसे जुर्माने की वसूली के रूप में वसूल किया जा सकेगा। अब है धारा 47 सेक्शन 47 कंपनियों के द्वारा अपराध ऑफेंसेस बाय कंपनीज। उपधारा 1 के अनुसार जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के द्वारा किया गया हो, वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के लिए किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का पारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे। परंतु इस उपधारा की कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था तथा उसने ऐसे अपराध किए जाने का निवारण करने के लिए सभी प्रकार की सम्यक तत्परता बरती थी। उपधारा 2 के अनुसार उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी के द्वारा किया गया हो और यह साबित हो कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौन अनुकूलता से किया गया है, या अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है, वहाँ ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। स्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए कंपनी से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है, तथा फर्म के संबंध में निर्देश से ऐसे फर्म का भागीदार अभिप्रेत है। अब है धारा 48
सरकारी विभागों द्वारा अपराध, सेक्शन 48 ऑफेंसेस बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सरकारी विभाग के द्वारा किया गया है, वहां विभागाध्यक्ष को अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा। परंतु इस धारा की कोई बात इस विभागाध्यक्ष को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सम्यक तत्परता बरती थी। अर्थात इस अधिनियम के अधीन प्रदूषण के अपराध के लिए कृत्रिम व्यक्ति व कंपनी की तरह सरकारी विभागों को भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अब है धारा 49 या सेक्शन 49 अपराधों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस। उपधारा 1 के अनुसार कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान ऐसे परिवाद पर करने के अतिरिक्त नहीं करेगा क जो बोर्ड अथवा इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के द्वारा किया जाए अथवा ख किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बोर्ड अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को विहित रीति से ऐसे अपराध की एवं उसके लिए परिवाद प्रस्तुत करने के आशय की लिखित सूचना जो 60 दिन से कम की नहीं होगी देकर किया जाए और महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा। उपधारा 2 के अनुसार जहां कोई परिवाद उपधारा 1 के खंड ख के अधीन किया जाता है, बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उसके द्वारा मांग किए जाने पर वे सारी सुसंगत रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा जो उसके कब्जे में है, परंतु यह कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को ऐसी रिपोर्ट उपलब्ध कराने से इनकार कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसा किया जाना लोकहित में है। उपधारा 3 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी अपराधी पर 2 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास के लिए या 2000 रुपये से अधिक जुर्माने के लिए दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा। अब है धारा 50 सेक्शन 50 बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और सेवकों का लोक सेवक होना। मेंबर्स, ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ बोर्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। बोर्ड के सभी सदस्य, अधिकारी और सेवक जब वे इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यक हो, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। आज हमारे द्वारा अध्याय 7 जो कि धारा 41 से लेकर धारा 50 तक है के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की शास्तियों और प्रक्रियाओं पर अध्ययन किया गया। धन्यवाद।